आज हम आपके लिए लाए हैं इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए जो बेसिक हैंड टूल्स होते हैं वो कितने होते हैं और कैसे ज़रूरी होते हैं वो उनका सारा डिटेल। हेलो एवरीवन, आई एम वीरेंद्र माशिया। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इलेक्ट्रिशियन ट्रेड जो ITI की है या एक इलेक्ट्रिशियन के लिए कौन कौन से आवश्यक टूल होते हैं, उनके नाम, उनके पार्ट्स के नाम, उनकी इम्पोर्टेंस तथा उनके यूजेस। ये देख सकते हैं आप मेज पे पूरे टूल्स रखे हुए हैं, हैंड टूल्स हैं ये। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले कटिंग टूल से। लेफ़्ट साइड में हमारे पास सबसे पहले है सॉ। इसे आरी कहते हैं। ये लकड़ी काटने का काम करती है। लकड़ी, प्लास्टिक, रबर, फाइबर, सॉफ्ट मटेरियल जितना है वो इस आरी से काटा जा सकता है। इसके कुछ पार्ट्स की बात करेंगे तो ये हैंडल है, ये टीथ हैं नीचे की तरफ, और ये है पूरी की पूरी ब्लेड। ब्लेड का मटेरियल है हाई कार्बन स्टील। टीथ पीछे की तरफ मुड़े हुए हैं जैसे कि देख सकते हैं आप, ताकि जो पुलिंग फोर्स है खींचते समय ये काटती है। कटिंग स्ट्रोक उसका रिवर्स डायरेक्शन में होता है, और पुश करते हैं तो ये जो कटा हुआ मटेरियल है वो रिमूव करती है, निकालती है। इसके टीथ देख लीजिए आप अच्छे से, पीछे की तरफ है टीथ इसके, है ना। हैंडल कोशिश करिए कि वुडन हैंडल का मिले या मेटालिक हैंडल का मिले। ये प्लास्टिक हैंडल है, ये छोटी सॉ है, ये छोटी आरी है, इसलिए प्लास्टिक का हैंडल दे दिया कॉस्ट कटिंग करने के लिए। बाकी ये सक्सेस नहीं है छोटा, क्योंकि पुलिंग फोर्स में बड़ा हैंडल होना ज़रूरी होता है ना। तो ये आरी हो गई, इसे इंग्लिश में सॉ कहते हैं। कटिंग टूल है ये, हैंड टूल। दूसरे नंबर पे है हेक्सा ब्लेड। ये हेक्सा ब्लेड। हेक्सा ब्लेड के जो टीथ होते हैं वो पीछे की तरफ होते हैं, पीछे की तरफ नहीं, सॉरी, आगे की तरफ होते हैं। क्यों आगे की तरफ होते हैं? क्योंकि पहले से ही ये टेंशन में रहती है। ये हुक, पहला हुक, ये दूसरा हुक। तो सॉ के टीथ पीछे की तरफ होते हैं और हेक्सा ब्लेड के टीथ आगे की तरफ होते हैं। ये बात ध्यान में रखने वाली है। क्यों? क्योंकि ये जो ब्लेड है ये टेंशन में है पहले से, फिक्स्ड हुक और एडजस्टिंग हुक पे। अब जो कि ये टेंशन में है, आप जब इसे फोर्स लगाते हो तो ये फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटिंग करती है। जब आगे जाती है तो कटिंग करती है, पीछे आती है तो कटा हुआ मटेरियल निकालती है। हाँ, ये एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम है। इसका जो फ्रेम का ऊपर वाला हिस्सा है एडजस्टेबल है। ये बोल्ट लूज़ करते हैं तो ये एडजस्ट हो जाती है, आगे पीछे जाती है। इसके पार्ट्स के बारे में बात करें तो ये विंग नट है, और ये हुक बोल्ट है, और ये जो ब्लैक वाला है ये विंग नट है। इसके विंग्स निकले हुए इसलिए इसे विंग नट कहते हैं। ये ब्लेड हाई कार्बन स्टील की बनी हुई होती है। फ्रेम प्लास्टिक का, फ्रेम हॉलो माइल्ड स्टील पाइप का होता है, और ये जो हैंडल है ये प्लास्टिक का भी हो सकता है, वुड का भी हो सकता है। बात करते हैं इसके ऊपर लिखे हुए स्पेसिफिकेशन की। तो ये पहला हो गया ब्रांड नेम शार्प, दूसरा हो गया, ये शॉर्ट तो ऐसी फालतू लिखा है। D/E का मतलब होता है डबल एज। S/E लिखा होता तो सिंगल एज होता है यहाँ पे, क्योंकि ये ऊपर भी टीथ है इसमें, नीचे भी टीथ है, देख सकते हैं आप, है ना। तो डबल एज है। और 24T का मतलब होता है 24 दांतें हैं पर इंच। इसमें 1 इंच अगर मैं इतना लूँ तो 1 इंच में यहाँ तक के लगभग, यहाँ तक के 24 टीथ हैं इसमें। तो वो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये हो गई हेक्सा फ्रेम हो गई है। इसका मैं सेपरेट टाइप ऑफ हेक्सा फ्रेम्स का वीडियो बनाऊँगा। इसमें जितने भी टूल हैं, इंडिविजुअल टूल आपको एक्सप्लेन किए जा रहे हैं, है ना। उन टूल का क्लासिफिकेशन अलग होगा, उसका वीडियो अलग बनेगा। तो चैनल देखते रहिएगा। जैसे कि ये हैमर है, इसमें 2 ही हैमर बताया मैंने। इसे मैलेट हैमर कहते हैं लकड़ी वाले को, और इसे बॉल पिन हैमर कहते हैं। मैलेट हैमर सॉफ्ट वर्क के लिए यूज़ होता है, पूरा लकड़ी का बना होता है। इससे रोटर तथा स्टेटर को हैमरिंग करके फिट किया जाता है ना। और सॉफ्ट वर्क के लिए, जैसे कि डेंट ना आए मोटर के हब पे, रोटर पे, या किसी शाफ्ट पे, या किसी भी सॉफ्ट एलिमेंट पे डेंट के निशान ना आए, इसलिए इसे यूज़ किया जाता है। मैलेट कहते हैं इसे। ये पूरा वुड का बना हुआ था। इसके पार्ट्स जान लें तो ये फेस होता है, ऊपर वाला ये भी फेस होता है। इसे डबल फेस हैमर के अंतर्गत लिया जाता है। ये रोलर होता है इसका बॉडी का, और ये हैंडल होता है, इसमें फिट कर देते हैं तो ये हैमर बन जाता है। सिंपल सा फंडा ये है ना। अब बात करते हैं बॉल पिन हैमर की। बॉल पिन हैमर जो होता है उसमें बाहर बॉल रहती है ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ इसमें
ये फेस कहलाता है, ये वाला हिस्सा। ये हिस्सा चीक कहलाता है। ये वुडन हैंडल होता है, इसमें मेटेलिक हैंडल का भी मिल सकता है, लेकिन मेटेलिक हैंडल बहुत कम मिलते हैं, लोग जुगाड़ से बना लेते हैं वेल्डिंग करके। ये हिस्सा जिसमें हैंडल लगा हुआ है इसे आई होल कहते हैं। इतना एरिया आई होल कहलाता है। ये हिस्सा आई होल कहलाता है। और इसके अंदर जो जुगाड़ लगाते हैं जिससे कि ये देखिए, जिससे कि ये जो हैंडल है ये अंदर दिख रहा है आपको, फैल जाता है, इसे वेज कहते हैं अंदर वाले हिस्से को। वेज लगाने से हैंडल का इंटरनल जो एरिया है वो फैल जाता है और ये इसमें टाइट हो जाता है। तो ये हो गया हैमर के पार्ट्स के नेम। हैमर जो होता है वो जनरली कास्ट आयरन या हाई कार्बन स्टील या फोर्ज स्टील तीनों का बनाए जाते हैं। फोर्ज स्टील का महंगा आता है, कास्ट आयरन का सबसे सस्ता आता है और ड्रॉप फोर्ज स्टील का और फोर्ज स्टील का लगभग समान ही आता है। हाई कार्बन स्टील का ही महंगा आता है ना। और गोल्ड और सिल्वर का काम करते हैं, आभूषण बनाते हैं, वो लोग स्टेनलेस स्टील के हैमर यूज़ करते हैं, छोटे साइज़ के हैमर के। आपको मैं वेट के अनुसार क्लासिफिकेशन बताऊंगा अगले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो है स्क्रू ड्राइवर, हैंड टूल है स्क्रू ड्राइवर। ये स्क्रू ड्राइवर टापरिया ब्रांड का, ये फोकस पे देखिए, टापरिया ब्रांड का स्क्रू ड्राइवर है ये। और अगर बात करें कि इसकी लेंथ की, तो इसकी लेंथ है 25 mm। इसके स्पेयर पार्ट देखें अगर तो 25 सेंटीमीटर 250 mm। ये देखिए लेंथ कहाँ से मेज़र करते हैं, तो ये हिस्सा इसका शैंक फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड ओनली टू द इंसुलेशन। ये हिस्सा इसका शैंक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसे टिप कहते हैं। इस साइड वाला एज कहलाता है ना। अगर ये सिंगल स्लाइड है, ये सिंगल टिप है, तो इसे टिप कहेंगे ओनली। अगर ये स्टार हेड होता तो इसे हेड कहते हैं। ये इंसुलेशन है, चारों लाइन में काम करते वक्त करंट ना लगे इसलिए इंसुलेशन दिया जाता है, ये है ना, रबर प्लास्टिक का। और ये इसका हैंडल है। हैंडल की लेंथ मापी नहीं जाती, ना ही हैंडल की लेंथ इंक्लूड की जाती है। सिर्फ और सिर्फ जो स्क्रू ड्राइवर है उसको शैंक से ही लंबाई के द्वारा मापा जाता है ना। तो ये देख सकते हैं आप 25 सेंटीमीटर 250 मिलीमीटर लेंथ होती है। जनरली लेंथ तो अलग अलग लेंथ के भी आते हैं, 100 mm के, है ना, 200 mm के, 150 mm के, लेकिन वो सिर्फ शैंक लेंथ मानी जाती है, हैंडल की लेंथ इंक्लूड नहीं की जाती। ये स्टील रूल है, स्टेनलेस स्टील का मटेरियल का बना हुआ है। पीछे इसमें रीडिंग लिखी है इंच mm। ये उल्टा पकड़ा, ये सीधा, ये देखिए, ये रीडिंग बच्चों को याद करवाना ज़रूरी होता है। ये कन्वर्जन टेबल 1 इंच में 25.4 मिलीमीटर, ये बहुत हेल्पफुल होता है ये। अब बात करते हैं इससे कितनी का भी मेजरमेंट ले सकते हैं। तो ये स्टील रूल जो है, इससे हम mm में, सेंटीमीटर में, इंचेस में और फिट में 4 इकाइयों में मेजरमेंट ले सकते हैं। सबसे छोटी जो है तो देखिए यहाँ पे mm लिखा है, ये mm लिखा है, दिख रहा, ये mm है ना, mm। उसके बाद ये 1 2 3 4 ये अप टू द 30 ये सेंटीमीटर तक लिखा हुआ है। उसके बाद ये 1 2 3 4 5 6 ये देखिए, ये जो है इंचेस की रीडिंग है, 12 इंच का 1 फिट होता है। तो ये जो है इस स्टील रूल 1 फिट लंबा है। एक्चुअल में एक सिंगल को फुट बोला जाता है, अगर बहुवचन होगा तो उसे फिट बोलेंगे। ये है वायर स्ट्रिपर, माइल्ड स्टील की इसकी आर्म होती है, माइल्ड स्टील का स्प्रिंग लगा होता है, सॉफ्ट माइल्ड स्टील का। और इसमें ये लॉकिंग स्क्रू देता है, स्प्रिंग से कनेक्ट होता है ये देखिए, इसे पुश करके आप अलाइन करके ऐसे लगा देंगे ये, तो ये लॉक हो जाता है। इसे खोलने के लिए ये खुल गया। इसकी जो एज है, कटिंग एज, ये कटिंग एज होती है इसकी, ये देखिए, ये कटिंग एज है, इससे ये जो है वायर स्ट्रिपर कट करता है। और ये वी स्लॉट दिख रहा है, इससे वायर स्ट्रिपर वायर कवर से निकालता है ना। तार कट नहीं होता अंदर का, ऊपर का प्लास्टिक कवर जो है वो ये वी स्लॉट से निकाला जाता है, दोनों वी स्लॉट से, है ना।
तो वाई स्ट्रिपर है ये, चाउ लाइन में से काम नहीं किया था, ध्यान रहे। इलेक्ट्रिशियन के बेसिक हैंड टूल्स हैं ये, है ना, वायर और अपने चालू लाइन से अर्थ फेस और बाकी की जो चीज़ें हैं उनसे सारे के सारे टूल कनेक्टेड हैं। नेक्स्ट टूल है ये पिंसर। पिंसर के जॉ ऐसे होते हैं कि इससे आप कील निकाल लो या टूटा हुआ स्क्रू निकाल लो, या स्क्रू अंदर टूट के हेड बाहर दिख रहा हो तो हेड पकड़ के इसे ऐसे बाहर पुल कर सकते हैं। इसे पिंसर कहते हैं, पिंसर टूल है। इसमें भी इंसुलेशन है, देखिए ये बॉडी इसका कास्ट आयरन से बना हुआ है और ये यहाँ पे इसके जो जॉ हैं वो शार्प एंड है, धार लगाए गए हैं ना, टेम्पर्ड होते हैं, यहाँ गर्म करके ठंडे किए गए। ये है फेस टेस्टर, जनरली टापरिया का या कोई अच्छे ब्रांड का लेना बेस्ट होता है। फेस टेस्टर क्यों? क्योंकि इससे सिर्फ फेस टेस्ट किया जाता है और छोटे मोटे स्क्रू जो बोर्ड के बटन के स्विचेस के होते हैं उसे ओपन कर सकते हैं आप, ये देखिए। अब बात करते हैं अगले टूल की। तो ये है आपका कॉम्बिनेशन प्लायर। कॉम्बिनेशन प्लायर का इंसुलेटेड होना बहुत ज़रूरी है चालू लाइन में या बंद लाइन में काम करने के लिए। कॉम्बिनेशन प्लायर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ कटिंग एजेस, जॉ लाइन एंड ग्रूविंग स्लॉट्स। ये ग्रूविंग स्लॉट है इसके अंदर वाले जो थोड़े से खुले रहते हैं, ये ग्रूविंग स्लॉट है। ये जॉ लाइन है अंदर की तरफ बनी हुई और ये इसकी कटिंग एज है। कटिंग एज से आप इजीली वायर को कट कर सकते हैं, ये कटिंग एज, और ये इसके ग्रूविंग एलिमेंट है और ये इसकी जॉ लाइन है, दोनों। कॉम्बिनेशन प्लायर का छोटा साइज़ है ये है आपका फ्लैट नोज प्लायर। फ्लैट नोज इसलिए क्योंकि इसकी जो नोज़ है वो लंबी है और फ्लैट है। किसी कंजेस्टेड एरिया में अगर आपको कुछ बांधना है, कुछ पकड़ना है, कुछ खींचना है वायर वगैरह, तो आप उसका यूज़ जो है फ्लैट नोज प्लायर से ले सकते हैं। फ्लैट नोज प्लायर जो है वो भी वन काइंड ऑफ प्लायर का ही है। ये है साइड कटिंग एज प्लायर। साइड कटिंग एज प्लायर में भी इंसुलेशन होता है और ये अपना फ्लैट नोज प्लायर में भी इंसुलेशन होता है। इंसुलेशन प्लायर में होना ही होना ज़रूरी है, ये बात ध्यान कर लीजिए, है ना, ध्यान से आप समझ लीजिए। ये है साइड कटिंग एज प्लायर। साइड कटिंग एज प्लायर इसलिए बोलते हैं, इसे साइड कटिंग प्लायर भी बोलते हैं क्योंकि इसमें जो एज दी है वो एक तरफ दी है, दूसरी तरफ हॉलो सेक्शन है ना। ये देखिए हाई कार्बन स्टील से ही इनके जो आगे के कटिंग एलिमेंट हैं, जॉज, वो बने हुए होते हैं। ये है आपका राउंड नोज प्लायर। ये राउंड नोज प्लायर का यूज़ जो होता है स्प्रिंग वाले जो लॉकिंग एलिमेंट होते हैं उनको ओपन करने के लिए होता है, या किसी सर्कुलर चीज़ में वायर वगैरह को खींचने के लिए होता है, गोलाकार चीज़ में से सर्किल को ओपन क्लोज करने के लिए। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे उपयोग हैं। ये है डायगोनल प्लायर। ये इसको पैरेट प्लायर भी बोलते हैं कुछ लोग, है ना, मैकेनिक लोग। इसमें ये जो ओवल होल दिया है यहाँ से एडजस्ट होके ये ऐसे ओपन होके एडजस्ट हो जाता है पीछे की तरफ। ये इसकी रेंज बढ़ जाती है, फिर देखिए ये रेंज बढ़ जाती है इसकी, है ना। ये बना हुआ होता है कास्ट आयरन से और इसका जो जॉ है वो टेम्पर्ड होते हैं। सस्ते वाले कास्ट आयरन से बनते हैं और जो महंगे वाले होते हैं वो फोर्ज स्टील से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट है पोकर। ये एल्यूमिनियम एलॉय का बना होता है, प्लास्टिक या वुडन का इसका हैंडल होता है। इसमें जो पॉइंट होता है इससे प्लाई में छेद इजली हो जा सकता है। प्लाई में, लकड़ी में, पतली पतली शीट्स में, सनमाइका में, इनमें छेद करने के लिए पोकर यूज़ किया जा सकता है। एल्यूमिनियम एलॉय का इसका या एल्यूमिनियम का ये नीचे का शैंक होता है और ये इसके अंदर हीटेड करके फिक्स कर दिया जाता है। नेक्स्ट हैंड टूल है पंच। सेंटर पंच जो होता है फिटर वाला ही, इस पर डायमंड नर्लिंग की हुई है, ये देखिए चमकेगी डायमंड नर्लिंग ये, ताकि स्लिपी हैंड्स जो हैं वो इजीली ग्रिप बन सके। इसका पॉइंट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है और जो डॉट पंच है उससे ये लंबाई में बड़ा होता है। इसकी लंबाई जो होती है जनरली 150 mm होती है, मतलब 15 सेंटीमीटर। आप देखिए ये देखिए 15 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, ये फ्रॉम टिप टू द टॉप, है ना। 15 सेंटीमीटर मतलब 150 मिलीमीटर। अब ये तो परमानेंट मार्किंग के लिए होता है, मतलब कहीं ड्रिल करना है तो उसके पहले सेंटर पंच से डॉट लगा कर ड्रिल किया जाता है वहाँ पे, है ना। ये होता है स्क्राइबर।
स्क्राइबर का पॉइंट एंगल 12 से 15 डिग्री या 11 से 13 डिग्री, दो अलग अलग पॉइंट के स्क्राइबर पॉइंट एंगल वाले होते हैं। उनमें आप पतले शीट के लिए अगर सनमाइका के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसका पॉइंट एंगल जो है 11 से 13 डिग्री का होगा। और अगर आप मेटालिक शीट पे लाइनिंग कर रहे हैं, मार्किंग कर रहे हैं, है ना, स्क्रैच लगा रहे हैं, तो उसका जो पॉइंट एंगल है वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, जैसे कि 13 से 15 डिग्री के बीच का पॉइंट एंगल होगा उसका। इस पे भी डायमंड नर्लिंग की हुई होती है। ये भी हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है। माइल्ड स्टील पे या एल्यूमिनियम स्टील पे या फिर किसी भी मेटालिक सरफेस पे आप इससे मार्किंग कर सकते हैं, स्क्रैच लगा सकते हैं, खींच सकते हैं, है ना। अब बात करते हैं अगले टूल की। तो ये टूल थोड़ा सा एडवांस है, एडवांस तो नहीं कहेंगे इनको, लेकिन हाँ, ये है पुली पुलर, है ना, 2 जॉ पुली पुलर, और ये है बेयरिंग पुलर। बेयरिंग पुलर में 3 जॉ, पुली पुलर में 2 जॉ। ये इसका स्पिंडल होता है, ये लीवर होता है, ये 2 जॉ होते हैं जो रिवेट वाले नट बोल्ट से कनेक्टेड होते हैं। देखिए, एक्चुअली इनको रिवेट ही बोलेंगे क्योंकि इसमें दोनों तरफ रिवेट के जो हेड हैं वो लॉक हैं एक दूसरे से। ये 2 जॉ हैं, स्टेनलेस स्टील के जॉ होते हैं ये, या कुछ लोग सस्ते में कास्ट आयरन के भी दे देते हैं। मैं आपको दोनों इसलिए बता रहा हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो आप, है ना, कि सर ने तो ये बताए थे और इसके दूसरे होते हैं। क्योंकि मटेरियल महंगा होता है इसलिए लोग सस्ते की कास्टिंग शुरू कर देते हैं और वो मटेरियल सस्ता बिकता है, क्योंकि वो लोगों को पता नहीं होता ना कि मटेरियल कौन सा। कास्ट आयरन का सस्ता मिल जाएगा, स्टेनलेस स्टील का या फोर्ज स्टील के ये जॉ वाले महंगे मिलेंगे, वो टूटते नहीं हैं, है ना। ये स्पिंडल है, ये टाइट करते हैं, इसे टाइट करते हैं इस प्रकार, तो ये फोर्स लगा के अपनी तरफ खींच लेता है पुली को या बेयरिंग को। ये 2 जॉ वाला है, ये 3 जॉ वाला बेयरिंग पुलर है। इसमें 3 जॉ होते हैं, इसमें बीच में स्पिंडल होता है, और ये हेक्सागोनल हेड होता है जिसे आप पानी की सहायता से, है ना, फ्लैट स्पैनर या एडजस्टेबल स्पैनर या रिंग स्पैनर की सहायता से घुमा सकते हैं। तो ये बीच में शाफ्ट पे फोर्स लगा के बेयरिंग को अपनी तरफ खींचता है। तो ये थे सारे इलेक्ट्रिशियन के हैंड टूल्स जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए। इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, या मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो, गलती हो गई हो तो आप बिल्कुल पॉइंट आउट कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो, आपको जानकारी मिली हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाकी और भी अगर आपको वीडियो चाहिए या किसी भी टॉपिक पे आप सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं उस पर वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।